इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 13 मई के करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देना है, तो शुरू से आते वीडियो बने रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को हम 12 मई को हर साल मनाते हैं। देखिए 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाता है। देखिए आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, ठीक है। तो इसीलिए 12 मई को जो है हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। देखिए ये एक नर्स थी और देखिए ये इनको जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। और ये आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी, यानी कि बहुत सारे टैलेंट थे लेकिन इनका मेन काम था नर्सिंग का, ठीक है। तो ये आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती हैं और इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इनका नाम क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, इसीलिए हम 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। और एक खास बात और है, देखिए इनके जन्म और मृत्यु का स्थान अलग अलग है। जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं ये पैदा हुई थी इटली में, लेकिन इनका निधन हुआ था कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम लंदन में, ठीक है। तो लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी लेकिन ये पैदा कहाँ पे हुई थी, इटली में। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करें अगर इंटरनेशनल नर्स डे 2021 की, तो हमें इसका थीम भी पता होना चाहिए। देखिए 2021 का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है इसका विषय है नर्स अ प्राइज टू लीड अ विजन ऑफ फ्यूचर हेल्थ केयर। तो थीम को और डेट को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो मैंने बताया कि ये पैदा हुई थी इटली में लेकिन इनका निधन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और देखिए नर्स से जुड़ी एक संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में एनेड कैनेडी। तो इसको भी साथ में याद कर लीजिए। और दूसरा प्रश्न आज का है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी हरियाणा की है। हरियाणा की जो सरकार है इसने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उनको 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। देखिए हरियाणा के जो गृह मंत्री इनका नाम है अनिल विज। इन्होंने हाल ही में अपने स्टेटमेंट में कहा कि गरीबी रेखा, देखिए गरीबी रेखा क्या होता है, आपने ये सुना होगा कि एक बीपीएल कार्ड बनता है, ठीक है। तो बीपीएल का मतलब हो गया बिलो पॉवर्टी लेवल, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। तो उनके लिए स्पेशल कार्ड बनता है। तो केवल उन्हीं को जो है ये 5 हज़ार रुपये का जो है सहायता राशि दिया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं जो ये बीपीएल परिवार होते हैं, देखिए ये बहुत ही गरीब तबका होता है। ये जो है सड़कों पे, सड़कों किनारे जो है अपनी मतलब सब्जी बेच के, फल बेच के, मतलब किसी तरीके से अपना ये गुजारा करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। मंथली इनकम बहुत कम होती है इनकी। तो उसी क्राइटेरिया में जो है फिर इनका ये बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। तो इनकी अभी रोजी रोटी बंद चल रही है, इसलिए जो है इनकी सहायता के लिए ये बीपीएल कार्ड धारकों को जो है 5 हज़ार रुपये देने का फैसला किया है हरियाणा की सरकार ने। देखिए बीपीएल का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है, बिलो पॉवर्टी लेवल। पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गया, लेवल मतलब एक तरीके से कहा जाए बॉर्डर लाइन होती है, ठीक है। तो लेवल मतलब बॉर्डर लाइन हो गया, पॉवर्टी मतलब गरीबी गरीबी हो गया, बिलो मतलब नीचे यानी गरीबी रेखा से नीचे। हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ की जनसंख्या है 2.54 करोड़। और तीसरा प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच में आयोजित होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो देखिए पीएम मोदी जो है ये ब्रिटेन में 11 से 13 जून तक जो आपका G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है वहाँ पर ये हिस्सा लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए कोरोना का संक्रमण चल रहा है इस समय। किसी भी बैठक में, शादी ब्याह में
कहीं भी किसी फंक्शन में जाना उचित नहीं है। अवॉइड कीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी किसी शादी विवाह में जाइए, वरना मत जाइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में आमंत्रण भेजा था। और इस G7 समूह में जो है कनाडा, देखिए G7 जो है ये 7 देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। और देखिए G7 की जो स्थापना है ये हुई थी 1975 में। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो देखिए ये राज्य आपका पुदुचेरी है। देखिए आपने देखा होगा आजकल गांव में जो है सड़कों किनारे पाइपलाइन डाल के जो है हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, ऐसे टोटी वगैरह लग जा रही है। तो हर आदमी को जो है भारत सरकार मुहैया करा रही है स्वच्छ पेयजल। तो यही जो है टारगेट है इस जल जीवन मिशन का। देखिए पुदुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और पुदुचेरी जो है ये हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि यहाँ जो है हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी का कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। और इस मिशन की बात करें, इसका नाम क्या है? जल जीवन मिशन। देखिए इसको 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 2019 में जल जीवन मिशन ग्रामीण को शुरू किया गया था, शहरी वाले को नहीं। लेकिन अभी हाल ही में 2021 में भारत सरकार ने कहा कि हम जल जीवन मिशन शहरी को भी लॉन्च करेंगे। वैसे शहरों में, कुछ शहरों में, देखिए सभी शहरों में नहीं, लेकिन कुछ शहरों में जो नगर निगम वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है आपने देखा होगा पानी का कनेक्शन वगैरह आपको मिल जाता है। लखनऊ हो गया, उसके बाद इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मतलब हर जगह पे पानी का कनेक्शन ऑलरेडी है वहाँ पे। तो पानी सप्लाई से ही मिलता है, मुंबई में खास तौर से। अच्छा ज़रा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग दिल्ली से हैं, कितने इलाहाबाद से हैं, कितने लोग मतलब जाओ जो जहाँ जहाँ से, ज़रा सा एक बार अपना प्लेस जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा देखा जाए आज कहाँ कहाँ से कौन हमसे जुड़ा है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो देखिए न्यूजीलैंड की ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं बीजे बार्टलिंग। ठीक है, तो बीजे बार्टलिंग जो है न्यूजीलैंड के एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, यानी कि ये विकेट कीपिंग भी करते थे और ये बैट्समैन भी थे। ठीक है, यानी कि क्रिकेटर बैटिंग भी करते थे अच्छी। देखिए इन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट में 2009 में जो है टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। और ये टेस्ट क्रिकेट में अभी तक जो है कुल 38.11 की औसत से 3,773 रन बना चुके थे। और इसमें 8 सेंचुरी यानी कि 8 शतक और 19 50 यानी कि अर्धशतक शामिल है। और जो कि बीजे बार्टलिंग हैं, इन्होंने अपने करियर में अभी तक 249 कैच लिए थे और इनके नाम से 8 स्टंपिंग भी शामिल है। ठीक है, तो ये डिटेल्स है बीजे बार्टलिंग के बारे में। याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से भी हाल ही में संन्यास ले लिया। छठवां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका असम राज्य है, असम राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और आपको बता दूं असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से जो है विकसित ये जो आपका ऑनलाइन प्रणाली है, ये मौजूदा समय में असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र की जो है स्थान, मतलब बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगा। देखिए पहले जो बाढ़ नियंत्रण तंत्र है ये बहुत धीमी गति से जो है रिपोर्टिंग करता था, जाता था, डाटा कलेक्ट करता था, बहुत झंझट होती थी। अभी देखिए क्या है ना कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। रिमोट सेंसिंग के बारे में आपने सुना होगा। रिमोट सेंसिंग से हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे सेटेलाइट है, हम चाहें तो जो है ये हमारी, मान लीजिए ये हमारा इंडिया का भूमि भाग है। ठीक है, ये कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है, तो हम अपने सेटेलाइट से चारों तरफ निगरानी कर सकते हैं कहाँ बाढ़ है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को जो है विकसित किया गया, इसलिए कहाँ पर? असम में। और इसमें भागीदारी किसकी है? असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान का और यूनिसेफ का। ठीक है, यूनिसेफ के साथ इसने मिलकर इसको शुरू किया है। आपको बता दूं कि असम की मौजूदा बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली में मैनुअल सत्यापन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली शामिल है, जिसके कारण इसमें काफ़ी समय लगता है। जबकि नई बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली जो है ये दैनिक आधार पर बाढ़ रिपोर्टिंग करेगी, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक डेली सेटेलाइट से हम देख लेंगे कहाँ पे बाढ़ है, कहाँ पे नहीं है। जो मैनुअल वाला था कि भैया हम जाके खुद देखेंगे पानी भरा है कि नहीं, तो ये वाली स्थिति अब जो है इसके पहले जो है मतलब अलर्ट हो जाएगा वहाँ पे असम में लोग।
सातवां प्रश्न की हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.3% कर दिया है। इसके पहले मूडीज ने 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। यानी कि पहले मूडीज ने कहा था कि 2022 के वित्तीय वर्ष में भारत की जो आर्थिक वृद्धि रहेगी ये 13.7% रहेगी, लेकिन अब कहा कि भैया देखो स्थिति बहुत खराब चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये कमज़ोर रहेगी आने वाले वर्षों में, और ख़ास तौर से वित्तीय वर्ष 2022 में जो है बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है कोरोना के कारण। तो अब इसने कहा कि नहीं 13.7% नहीं रहेगा, 9.3% रहेगा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का अर्थव्यवस्था। और आइए थोड़ा सा मूडीज़ के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में भी कई सारे एग्जाम में पूछा चुका है। देखिए मूडीज़ जो है इसके CEO हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल JR, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना जॉन मूडी ने की थी। और मूडीज़ जो है इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। मतलब जब हमारे यहाँ जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, यानी कि कहा जाए कि मतलब भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय अमेरिका में बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी थीं। आठवां की हाल ही में किस राज्य की सबसे पुरानी MLA यानी कि सबसे पुरानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, विधायक, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य की सबसे पुरानी विधायक KR गौरी अम्मा का 102 साल की आयु में निधन हो गया। तो देखिए जो केरल की सबसे पुरानी विधायक थी, देखिए 102 साल बहुत हो गया, मतलब इन्होंने उम्र को भी जो है मतलब उम्र के एक कहा जाए सबसे संघर्षशील दहलीज को पार कर दिया था। तो 102 साल की आयु में विधायक बने, मतलब की उम्र में विधायक के रूप में काम कर रही थी केरल में, कौन, KR गौरी अम्मा, इनका निधन हो गया है। देखिए केरल की जो सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थी KR गौरी अम्मा, जो कि 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय की राजस्व मंत्री यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करती थी। तो इनका आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। देखिए ये पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करती थी, लेकिन जब जो है केरल में कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हो गई तो एक नई पार्टी बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। तो ये उसकी नेता थी, लेकिन बाद में CPIM से अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1994 में राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम क्या था, जनाधिपत्य संरक्षण समिति, ठीक है। तो इसका गठन और नेतृत्व दोनों इन्होंने किया था, किसने, KR गौरी अम्मा ने। और ये केरल में ऐतिहासिक भूमि सुधार विधेयक के पीछे प्रेरक शक्ति थी। इन्होंने कुल 17 विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें 13 विधानसभा चुनाव इन्होंने जीते थे, ठीक है। तो 17 बार इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का और 13 बार इन्होंने जीत दर्ज की, यानी कि 13 बार विधायक रही, यानी कि 13 बचे 65, यानी कि 65 साल विधायक रहना बहुत बड़ी चीज़ है। नवा प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मई महीने में दक्षिणी अरब सागर में पैसेज नौसैनिक एक्सरसाइज का आयोजन किया। तो देखिए जो पैसेज नौसैनिक अभ्यास है ये मई महीने में भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। कहाँ पर किया है, जो आपका दक्षिणी अरब सागर है वहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्ध अभ्यास में किसने पार्टिसिपेट किया, भारत का युद्धपोत INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और उस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर, ठीक है, इन सभी ने इसमें हिस्सा लिया। और इस युद्ध अभ्यास में इसका नाम क्या है, पैसेज, ठीक है। तो इस युद्ध अभ्यास में इंडोनेशियाई नौसेना का लीडरशिप किया KRI सुल्तान हसानुद्दीन ने, और ठीक है, और 90M कार्वेटे पोत ने। तो देखिए जो युद्धपोत शामिल होते हैं किसी भी नौसैनिक अभ्यास में या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज में, तो वो पूछ लिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए भारतीय नौसेना जो है ये नियमित रूप से अपने जो मित्र देश हैं, ठीक है, तो उनके साथ पैसेज युद्ध अभ्यास करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस महीने में पैसेज अभ्यास इंडोनेशिया के साथ किया है, तो अगले महीने में जो है इंडोनेशिया के साथ ही करे, अगले महीने में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर सकती है। तो ये भारतीय नौसेना जो है ये नियमित रूप से अपने जो मित्र राष्ट्र है जिनसे हमारा संबंध अच्छा है उनके साथ जो है पैसेज अभ्यास करती रहती है। तो इसीलिए मैंने प्रश्न में डाल दिया कि मई महीने में दक्षिणी अरब सागर में भारत ने किस देश के साथ जो है पैसेज नाम का नौसैनिक अभ्यास किया, तो ये देश आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। और देखिए खास बतौर है आखिरी बार भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में जो पैसेज अभ्यास था ये 13 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था, यानी कि इसी साल 13 मार्च को हमने जो है पैसेज अभ्यास किया था इंडोनेशिया के साथ में। और उसमें जो है उस समय INS कालपेनी, INS डेनियर और KRI सुल्तान इस्कंदर मुद्रा ने जो है हिस्सा लिया था।
तो ये पूर्व जानकारी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया और उनकी सरकार गिर गई। देखिए, केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में इन्होंने संसद में बहुमत सिद्ध करने में असमर्थता जताई। देखिए, केपी शर्मा ओली जो है, इनके पक्ष में वहाँ की संसद में यानी कि नेपाल की संसद में इनके पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि इनके विपक्ष में 124 वोट पड़े। ठीक है, तो 124 वोट इनके खिलाफ पड़ गए थे। देखिए, टोटल 275 सीटें हैं कहाँ पे, नेपाल की संसद में। तो 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, इनको जो है निचले भाग में विश्वास मत जीतने के लिए कम से कम 136 वोटों की आवश्यकता थी। अगर ये 136 वोट पा जाते हैं तो इनकी सरकार बच जाती। और देखिए, इसीलिए जो है इनकी सरकार हाल ही में गिर गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, किस देश की सरकार गिर रही है, किस देश में नई सरकार बन रही है, ये दोनों चीज़ें एग्जाम में हाईलाइट रहती हैं। तो नई सरकार बनती है तो कोई नया प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, किसी की सरकार गिरती है तो उसकी मतलब तो कोई प्रधानमंत्री जो है उसका कार्यकाल समाप्ति होता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे अपडेट याद रखा कीजिए। देखिए, परीक्षा को पास करने से पहले हमको एक रणनीति बनानी होती है। हमें पता होना चाहिए कि किस परीक्षा में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच में अपडेट देते रहता हूँ आपको। 11वां कि हाल ही में किसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में रमन मीनाक्षी सुंदरम को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये जो है लोकेटेड आपका है तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है, तो तेलंगाना में जो है उसकी राजधानी जो हैदराबाद है, वहाँ पर एक प्लेस है राजेंद्र नगर, वो वहीं पे स्थित है आपका भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया था, बताइए जल्दी से। दूसरा कि किस महिला को हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस महिला को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है, बताइए। पांचवा कि लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल ये पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, ये मनाया गया 10 मई को, और 10 मई को पहली बार ये दिवस मनाया गया। अभी स्टार्ट हुआ इसको, मतलब इसी साल से मनाना शुरू किया गया है। दूसरा था कि हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो देखिए, ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू किया। तो देखिए, इस पुरस्कार को ओडिशा में शुरू किया गया है। चौथा था कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी शेरपा रीता शेरपा जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए। तो देखिए, इनका नाम है ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा। नाम थोड़ा सा लगता होगा लड़की का है, लेकिन कामी रीता शेरपा एक पुरुष का नाम है। ठीक है, और पांचवा था कि एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक को लिखा है किसने। इसको लिखा कल्कि कोचलिन ने, जो कि एक अभिनेत्री हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी सोशल मीडिया के लिंक दिख रहे हैं मेरे, वहाँ पे क्लिक करके इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।